ये जिला जो है विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। एक जो हमने भी बताया कि पहले दौर था बसपा बनाम भाजपा, अब बसपा का स्थान सपा ने ले लिया। अब बसपा का स्थान सपा ले लिया, भाजपा बनाम सपा। जालौन की 5 सीटें यहाँ पे आती हैं लोकसभा में। वहाँ पे गरोठा के लिए सीट ऐसी थी जिसपे बीजेपी जीती, बाकी चारों सीट बीजेपी हारी। बीजेपी का वो प्रभाव नहीं रहा या वो लहर नहीं रही मोदी और योगी जी की जो इसके पहले वाले चुनाव में रही है। जालौन में और खासतौर से उरई विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय कैंडिडेचर का कोई महत्व नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। 2027 के चुनाव के पहले आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की जालौन में आखिर मूड क्या है जालौन वासियों का। दरअसल जालौन में 3 विधानसभा सीटें हैं। 2017 से लेकर 2022 तक तीनों विधानसभा सीटें भाजपा के खेमे में थी, लेकिन 2022 के चुनाव में एक सीट भाजपा से सरकी और 2 सीटें से भाजपा के पास रह गई। हालांकि भाजपा उस सीट को अपना मानती नहीं है, क्योंकि उसके सहायक दल निषाद पार्टी को वो टिकट मिला था। निषाद पार्टी कैंडिडेट कालपी से लड़ा था और विनोद चतुर्वेदी से चुनाव जीत गई थी। चुनाव का जो स्वरूप था उसके बाद एक बदलाव आया 2024 में। 2024 में लोकसभा के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन था उसको उसका सांसद चुना गया। उसके बाद जो माहौल पैदा हुआ, उस माहौल के बाद आज की स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए हम जनपद जालौन के वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि जालौन का आज की डेट में मूड क्या है। जी, क्या नाम है आपका? केपी सिंह। ये जो जालौन का आज की डेट में राजनीतिक मूड है क्या? देखिए, जालौन का जो राजनीतिक मूड है वो पूरे प्रदेश का जो राजनीतिक मूड है वही जालौन का मूड है। जालौन में और खासतौर से उरई विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय कैंडिडेचर का कोई महत्व नहीं है। वो प्रत्याशी कोई भी हो, लोग दलों के आधार पे वोट करने का काम करते हैं। वहाँ पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 वाले विधानसभा के चुनाव में जरूर कालपी विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव परिणाम था वो जरूर एक अलग हटके इसलिए हो गया था क्योंकि वहाँ पर विनोद चतुर्वेदी का कैंडिडेचर बहुत मजबूत था और विनोद चतुर्वेदी को अपना व्यक्तिगत वोट भी मिला और कालपी के कुछ जातिगत समीकरण ऐसे हैं। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है अपना उम्मीदवार खड़ा न करके वो सीट सहयोगी दल को के हवाले कर दी, तो उसका भी एक असर हुआ उसकी वजह से कि वो गफलत हो गई, उनके चुनाव चिन्ह के प्रति को पहचान नहीं पाया भारतीय जनता पार्टी का वोटर और इसलिए वो वहाँ पे समाजवादी पार्टी की को सफलता मिल गई थी। लेकिन इस बार जो है तीनों जगह पे जो चुनाव होने वाला है, परंपरागत रूप से ये जिला जो है विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। बीच में समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पे अब जगह बनाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को तात्कालिक सफलताएं मिलती नहीं है, लेकिन स्थायी तौर से अगर किसी का कैडर है तो वो ये दोनों पार्टी का कैडर है। लेकिन आज की तारीख में पिछले कुछ वर्षों में स्थितियां ऐसी बदली हैं कि भारतीय की बहुजन समाज पार्टी से उसका परंपरागत वोट पूरी तरह से छिटक गया। एक तो मुस्लिम वोट शून्य हो गया है और जो काशीराम जी के ज़माने में पहला गढ़ था, सबसे पहला गढ़ था ये जालौन जिला। उन्होंने जो बहुजन का मॉडल खड़ा किया था वो मॉडल इसी जिले में सबसे पहले खड़ा हुआ था। पर इस बीच में यहाँ पे जो टिकट में बदलाव हुआ मायावती युग शुरू होने के बाद में, और वहाँ पे जो ओबीसी के जो उम्मीदवार सफल होते थे उन निर्वाचन क्षेत्रों में ओबीसी की जगह पे उन्होंने जो सवर्णों का प्रयोग किया, उसकी वजह से उनके जो स्थायी जो एक तरह से वोट बैंक था उसमें बिखराव पैदा हो गया। तो आज बहुजन समाज पार्टी की वो स्थिति नहीं रह गई जो स्थिति उस 2000 या 2002 के चुनाव तक जो स्थिति रही थी, वो आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति नहीं रह गई। आज समाजवादी, इसलिए हम कहते हैं कि आज यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है और बहुत कुछ बातें इसलिए तय होंगी। जातिगत समीकरण भी बड़ा महत्व रखेंगे कि विभिन्न पार्टियां प्रत्याशी किसको बनाती, चेहरा कौन होता है, मतलब चेहरे से मतलब है कि किस जाति का प्रत्याशी होता है। मतदाताओं का इस ओर भी मतलब ये मतदाताओं को रोक इस बात पर भी निर्भर करेगा, जातिगत समीकरण के आधार पर भी निर्भर करेगा। मतदाता जिस जाति का मतदाता जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है, वो जो प्रभावी जाति है, उस प्रभावी जाति का जो राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार खड़ा कर देगी वो
वो उसको जो है उसका उसको बोनस उसकी जाति का जो समर्थन है वो बोनस के रूप में काम करेगा। तो स्थितियां तो स्पष्ट तभी हो पाएंगी जब उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन कभी ये देखने को आता है कि एक एक पार्टी होती है, दूसरी पार्टी उसी सेम जाति को वोट दे देती है। उस स्थिति में क्या कंडीशन बनती है? नहीं, अब उस स्थिति में तो यह है कि जो जिस पार्टी का जैसे अगर मान लीजिए कि माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात है, अभी केवल एक क्षेत्र में एक पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया। माधोगढ़ क्षेत्र में ब्राह्मण प्रत्याशी घोषित कर दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। अब जो बात आप कह रहे हैं कि अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी भी एक ब्राह्मण प्रत्याशी देने का काम कर देती है, तो फिर ये है कि ब्राह्मण प्रत्याशियों का साफ तौर से है कि हर जाति की अपनी प्राथमिकता का दल कौन सा है ये भी सारे लोग जानते हैं। तो ब्राह्मणों की प्राथमिकता का दल कौन सा है वो भारतीय जनता पार्टी। तो फिर वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को ये अपना जो ये समीकरणबाजी है ये महंगी पड़ जाने वाली है। फिर जो बहुतायत में वोट है वो तो शिफ्ट उसी को मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, और वो फिर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मुकाबले के में बाहर हो जाएगा। तो हर निर्वाचन क्षेत्र की अपनी एक परिस्थिति है और हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक है। हर वोटर की एक तरह से जो जाति समूह है उस जाति समूह की पार्टियों के बारे में अपनी प्राथमिकता है। तो सब कुछ इस पर निर्भर करता है। जाति उस पर निर्भर करता है कि किस जाति का आदमी लड़ेगा, उस जाति के लोगों को। दूसरी बात ये पार्टी का जो विस्तार है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे साथ एक राकेश द्विवेदी पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं। ये जो 2024 में एक लहर चली, ये बदलाव के परमानेंट बदलाव के रूप में देख रहे हैं कि ये अस्थाई है कि स्थायी है? देखिए, जो अभी भाई साहब ने जो बताया, कुछ चीज़ें हम उनसे सहमत हैं। एक बिंदु से हम थोड़ा भाई साहब से असहमत हैं, क्षमा मांगते हुए, कि कई बार प्रत्याशी का भी महत्व पड़ता है। जैसे विनोद चतुर्वेदी जी, जब बाबूराम जी चुनाव नहीं लड़े तभी जीत पाए उरई से, जबकि उनकी लोकप्रियता खूब रही। माधोगढ़ से गए, वही विनोद चतुर्वेदी मुख्य मुकाबले भी नहीं आ पाए। वही विनोद चतुर्वेदी जब कालपी गए तब वो चुनाव जीत पाए। जबकि उसी विधानसभा सीट से इतने पावरफुल नेता एक समाज के श्री रामपाल सिर्फ बसपा से ही जीते रहे, समाजवादी पार्टी से वो एक बार चुनाव नहीं जीत पाए। इसी तरह 2012 का जो चुनाव हुआ, कांग्रेस का वहाँ कैंडिडेट बहुत दिनों से नहीं जीत पाया, लेकिन उमाकांति। तो ऐसे कुछ समीकरण भी बन रहे हैं जिसके कारण जो है कोई भी व्यक्ति जीत पा रहा है। दूसरा, जो जात की बात है, 2014 से 2024 तक मोदी जी का प्रभाव रहा, फिर राम मंदिर का प्रभाव रहा, तो सबने वोट दिया। जो कभी बीजेपी को वोट नहीं भी देता रहा है उसने भी वोट दिया। यही गौरी शंकर वर्मा जी, जो कि कोद विधानसभा से चुनाव लड़ते रहे, चुनाव हारे, लगातार हारे, काफ़ी हारे, लेकिन इसके बाद वो उनको मौका मिला, सबसे ज़्यादा वोटों से जीते वो। इसके बाद फिर लगातार वो दूसरा चुनाव जीते। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लहर अब एक अलग चीज़ है, क्योंकि वर्तमान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी दिल्ली में मामला चल रहा है, इसको लेकर जो यूथ है उसके मन में कुछ अलग चीज़ें हैं। दूसरा, बीजेपी का वो प्रभाव नहीं रहा या वो लहर नहीं रही मोदी और योगी जी की जो इसके पहले वाले चुनाव में रही है, नंबर एक। दूसरा, एक दौर था कि भाजपा और बसपा का ही यहाँ मुकाबला होता रहा। जब बाबूराम जी चुनाव लड़े, बाबूराम जी, अकबर अली, बाबूराम जी, अकबर अली। जब अकबर अली को बसपा से निष्कासित किया या उनको टिकट नहीं दिया गया तब दूसरे लोगों को मौका मिल पाया, लेकिन इसके पहले मौका नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि सपा फिर 2012 में जीत पाई। जिस सपा को लोग पसंद नहीं करते थे विविध कारण से कि इनके जो कार्यकर्ता, उनका कार्य करने का ढंग क्या है, इनमें कौन कौन लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी, इनका बड़ा मायने रहता है। और दूसरा जातियों का है कि आदमी जो है उस व्यक्ति को नहीं भी पसंद करता है तो भी उसको वोट दे आता है। तो ये सारी चीज़ें नुकसान भी कर रही हैं। दूसरा भी भाई साहब ने जो कहा बसपा का जनाधार, यहाँ बसपा और बनाम भाजपा ही मुकाबला हमेशा होता रहा। और यदि बसपा अपने राजनीति के उस पुराने सिद्धांत पर रहती तो बसपा को यहाँ हराना बड़ा मुश्किल था। लेकिन
धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ तो उसका नुकसान हुआ। संतराम सेंगर बहुत अच्छे लीडरों में रहे हैं, लेकिन वो बसपा से हारते रहे हैं। हरिओम जी भी जीते वहाँ बसपा से और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी जीते। फिर इसके बाद देखिए मौका नहीं मिल पा रहा, नहीं जी संतराम कुशवाहा तक जीते वहाँ बसपा से, जबकि उनकी कोई पहचान नहीं थी व्यक्तिगत, सिर्फ जाति के आधार पर ही। तो इसका नुकसान भी है। नहीं, आज बसपा कहाँ खड़ी है आज की डेट में? अगर देखा आज जाए तो त्रिकोणीय, आज अगर बसपा मान ने लीजिए मान लीजिए त्रिकोणीय मुकाबला अगर हो जाए जी, तो क्या बसपा किंग मेकर बन के उभरेगी? एक जो हमने भी बताया कि पहले दौर था बसपा बनाम भाजपा, अब बसपा का स्थान सपा ने ले लिया है। अब बसपा का स्थान सपा ले लिया, भाजपा बनाम सपा, ज़्यादातर सीटों पर यही स्थिति रहने वाली है। काल्पी का जैसे बताया गया कि कैसे जीते, तो काल्पी का ऐसा नहीं है, वो तो चुनाव का कुछ कारण था कि वो वोट दूसरा चले, वरना छोटे सिंह ने भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ा था। ठीक उसी प्रकार जैसे 2007 में उरई विधानसभा में हुआ था कि सुरेश रंजन भैया जी का भी वो तीर कमान और वो तीर में, ठीक है। और जब जब इस तरह की स्थितियां आई हैं उसमें विनोद चतुर्वेदी जी को मौका मिला है। तो एक बार जो है वो कांग्रेस से जीते, एक बार वो समाजवादी पार्टी से जीते। वर्तमान में समाजवादी पार्टी और भाजपा का मुकाबला मुख्य सीटों पे होने वाला है, लेकिन ऐसा सुनने को आ रहा है कि काल्पी सीट जो है फिर से संजय निषाद ने दावा किया है कि हम लड़ेंगे, तब कुछ भी स्थिति हो सकती है। तो प्रत्याशी आएंगे, कई बार प्रत्याशियों के आधार पर भी समीकरण बनते हैं। कई बार कुछ लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, उसको वोट दे आते हैं, भले उसकी विचारधारा से उनका मेल ना खाता हो, क्योंकि व्यक्ति को पसंद करते हैं। इसी आधार पर सुरेंद्र सरसेला चुनाव जीते थे, नंबर एक। दूसरा, काल्पी में इस बार जो चीजें हुई हैं उसका परिणाम भी थोड़ा अलग रहने वाला है, क्योंकि जिस आधार पे जातियों का वहाँ 84 समाज पिछले 4-5 वर्षों से उसके दिमाग में है ये कि ये सीट जो है हमारी होती थी, अब ये हमसे बाहर चली गई है। तो इस बार जो है वो उसी को वोट देंगे जो उनके समाज का व्यक्ति होगा। समाज के व्यक्ति को वोट देंगे। 84 गांव का राकेश भाई साहब ने जिक्र करा है। 84 गांव हम आपको समझाते हैं। ठाकुरों के 84 गांव हैं पूरे जनपद जालौन में, जो एक विशेष किस्म के ठाकुर हैं। वो वो 84 गांव में बसे हुए हैं। उनके उन्हीं के कैंडिडेट से निकले हुए थे छोटे सिंह, जो पिछली बार चुनाव हारे थे। आइए हमारे साथ सुनील शर्मा हैं। सुनील शर्मा से बात करते हैं। ये विपक्ष का जो एक नारा शुरू से लगता चला आ रहा है, पिछली बार भी लगा था कि आरक्षण और कानून वो क्या नाम उसकी वो डुबो देंगे, संविधान डुबो देंगे, आरक्षण खा जाएंगे, तो उसको लेके आज कितना प्रासंगिक है? देखिए, आरक्षण की बात तो जो है, आरक्षण के उस समाजवादी पार्टी पीडीए पे चल रही है इस वक्त, और पीडीए पे यदि वो चलती है और बैकवर्ड को यहाँ प्रायोरिटी देती है, तो ये समझ लीजिएगा आपकी जालौन की 2 सीटें श्री रामपाल को यदि समाजवादी पहली बार टिकट दे रही है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने टिकट श्री रामपाल को नहीं दिया काल्पी विधानसभा से। अरे कैसे नहीं दिया? 2002 वगैरह में वही लड़े जब मेहरोत्रा जी जीते थे। श्री रामपाल जी को दिया है एक बार, 2 बार को लड़ा चुके हैं भाई। हाँ, तो आप ये स्थिति है कि बैकवर्ड को यदि बैकवर्ड कार्ड वो खेलते हैं तो निश्चित तौर पे माधोगढ़ और काल्पी में समाजवादी पार्टी को लीड करेगी। और हालांकि बीजेपी वहाँ बहुत अच्छा लड़ेगी। बीजेपी इसलिए और ज़्यादा अच्छा लड़ती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मतलब हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं पार्टी के लिए, भले ही पब्लिक से ना मिलने, लेकिन आपस में पार्टी का काम उनका हमेशा होता रहता है और वर्क करते रहते हैं वो। तो बीजेपी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है आज की डेट में। मतलब उनके जो मोहल्ले से लेके और वार्ड तक उनके बड़ा पदाधिकारी सारे बिल्कुल अब तटस्थता से काम करते हैं, और इसलिए वो चुनाव में फाइट करते हैं बहुत अच्छी। और समाजवादी पार्टी को, अब समाजवादी पार्टी का मुकाबला उन्हीं से है। और रही बात बीजेपी का ये उरई से विधानसभा का टिकट है। यहाँ गौरीशंकर भी 1 बार चुनाव हार चुके हैं, 2 बार कौन से हारे, 1 बार उरई से हारे, दूसरी बार गौरीशंकर यहाँ जीते और तीसरी बार जीते। वो पार्टी का समय मोदी की लहर और योगी की लहर की वजह से। लेकिन अब इस बार चुनाव 2024 में जो बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने मात दी है बुंदेलखंड में, और खासकर जालौन की 5 सीटें यहाँ पे आती हैं लोकसभा में। वहाँ पे गरोठा के लिए सीट ऐसी थी जिसपे बीजेपी जीती, बाकी 4 सीट बीजेपी हारी लोकसभा में। तो यदि वही दोहराया गया, वोटर तो वही है,
लेकिन प्रत्याशी चेंज हो जाता है। यदि वही दोहराया गया तो यहाँ समाजवादी पार्टी लीड करेगी। समाजवादी पार्टी लीड करेगी। हमारे साथ दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ मनोज जी हैं। मनोज जी, ये अगर बसपा का गढ़ रहा है भैया जनपद जालौन में, यहाँ से शुरुआत हुई थी बसपा की, मान लीजिए बसपा अगर यहाँ पे अगर त्रिकोणीय सरकार बनती है तो बसपा क्या यहाँ उसके मूड में उसके वो होगी? नहीं, बसपा को हम यहाँ फाइट में नहीं देखते हैं। हमारा थोड़ा एनालिसिस हम इस दृष्टि में थोड़ा अलग देखते हैं कि यहाँ जो मुख्य फाइट होगी तीनों विधानसभाओं में भाजपा और सपा के बीच में फाइट होने वाली है। जहाँ पे गठबंधन, जैसे निषाद पार्टी का कालपी में पिछली बार था, छोटे सिंह हार गए थे कुछ मतों से, और शायद इस बार उन्होंने दावा किया है, अभी आए थे संजय निषाद जी, उन्होंने कहा कि हम फिर लड़ेंगे। तो अगर हम एक एक करके देखें तो उरई विधानसभा हो चाहे माधोगढ़ या कालपी, ये विधानसभाएं इस रूप में नहीं रही कि हम किसी यहाँ का मतदाता किसी का बंधुआ रहा है। वैचारिक रूप से जरूर बदलाव आता रहा समय के साथ में। आज के डेट में अगर हम देखें तो चाहे राम मंदिर के दान चोरी का मामला हो, बच्चों जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन है, ये चीज़ें बच्चों को हिट की हैं। जो हम लोग फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, चर्चाएं लोगों से करते हैं, जो मतदाता भाजपा के समर्थन में कभी बोलता था वो आज की डेट में इनमें तर्क और इस चीज़ पे नाराज़गी जाहिर कर रहा है। तो इसका असर आपको आगे चुनाव में देखने को मिलेगा। और दूसरा, जाति समीकरण तो पूरे बुंदेलखंड में एक अलग महत्व रखता रहा है हमेशा, और लेकिन प्रत्याशी जो फील्ड में आएगा उसका बहुत बड़ा रोल होगा कि प्रत्याशी क्या है। जैसे कालपी में 84 का क्षेत्र में जो 84 गांव आते हैं दोनों जिलों को मिला के, वो एक जिले में नहीं है, वो कानपुर देहात भी उस 84 में शामिल हो जाते हैं कुछ गाँव। तो वो 84 गांव जो उस क्षेत्र से ठाकुर अगर प्रत्याशी एक आया तो वो किसी भी दल से आएगा। जैसे कांग्रेस में कोई जनाधार वहाँ नहीं था, लेकिन सुरेंद्र सरसेला आए तो सुरेंद्र सरसेला को वहाँ जीत मिली केवल इस वजह से कि वो 84 ठाकुर क्षेत्र से थे और वो वहाँ पे वो मतदाता एक हो गया। अगर 84 का एक कोई प्रत्याशी आता है, वो किसी भी दल से आएगा, वो फाइट में रहेगा। उसके साथ में वहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ठीक है, और दूसरे जो हैं वो उसको प्रभावित करेंगे। पाल मतदाता ठीक हैं, जैसे श्री राम पाल की राकेश भाई कह रहे थे कि सुनील भाई कह रहे थे कि वो प्रत्याशी फाइट में रहेंगे। निसंदेह बड़ा चेहरा है ओबीसी के वो, और तैयारी वो कर रहे हैं। लेकिन वहाँ रश्मि पाल उन लोगों में जो भी आएगा, लेकिन सपा से ही फाइट होगी, कोई भी आए सामने। और भाजपा में जो पोजीशन आज की डेट में दिख रही है, जो हम पहले चुनाव देखते रहे हैं, वो बहुत एकता से चुनाव लड़े गए। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ही हराया। जो हमने देखा उसमें भाजपा के कई बड़े जनप्रतिनिधि एक दूसरे को हराने में शामिल रहे। बड़े स्तर पे गुटबाजी उनकी है, कई धड़े यहाँ पे सत्ता के केंद्र अलग अलग चल रहे हैं। तो हमें लगता नहीं है कि भाजपा बन के चुनाव लड़ पाएगी, और यहाँ बहुत बड़े स्तर पे चुनाव प्रभावित होंगे। और भाजपा के लिए तो बेहद कठिन है। तीनों सीट जो वो 2 सीट तो भाजपा की है, एक सपा की थी, लेकिन वो भाजपा में लगभग आ ही गए हैं। विनोद चतुर्वेदी जो सपा से जीते थे, लेकिन भाजपा के लिए बहुत कठिन है। और बसपा के लिए हमें कोई चांस नहीं दिखता। फाइट जिससे होगी सपा से होगी। पीडीए का प्लस राम मंदिर का और छात्रों का, ये तीनों फैक्टर उसको प्रभावित करेंगे। मुफ्त राशन, मुफ्त सम्मान निधि, ये और आवास, देखो ये सारी योजनाएं ये बिल्कुल एक चीज को आप समझिए कि जहाँ पे युवा जो होता है और वो मतदाता बन जाता है, वो इन चीज को समझने लगा है कि मुफ्त राशन से हम कितना प्रभावित हो रहे हैं, वो हमारा हित अहित कितना है। जहाँ मतदाता जैसे जो लोग सिंगल परिवार में बुजुर्ग मतदाता अगर उसके मालिक रहे हैं वो लोग करते रहे, लेकिन ऐसे लोग हमने देखे हैं जहाँ भाजपा, उनके परिवार के लोग भाजपा में रहे, उनके बेटे उसका मुखालफत कर रहे हैं। आज के डेट में बहुत मुखर मुखालफत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बच्चों की जो सोच है, उनको ऐसा लग रहा है कि इस स्तर पे जाति कटता बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, धार्मिक स्तर पे दूरियां बढ़ रही। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगी। इस बार चुनाव को प्रभावित करेंगी। आपसी लोगों ने अपने ही लोगों ने अपनों को डुबोया है, ये निकल के आया। दूसरी बात कि समाज, ये पत्रकारों से बात करके बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 के बाद जो राजनीतिक समीकरण चेंज हुए हैं, उसमें भाजपा को कहीं ना कहीं भारी नुकसान है। किसी भी तरह से क्या नुकसान कैसे भरपाई कर पाएगी, 2 सीटें अपनी बचा पाएगी कि 3 सीटें पे इंडिया गठबंधन हावी हो जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। जालौन से यूपी तक के लिए अलीम सिद्दीकी।